Hello students, in last video lecture we studied about the properties of light. Those properties was reflection, refraction, total internal reflection. These were the properties of light. Now in this lecture or in this chapter we will study about the characteristic of light. Light की characteristics कैसी हैं? To understand that we have to go in thousands of years back when peoples were not aware about the things and ऑब्जेक्ट के बारे में लोग इतने ज़्यादा कंफर्म नहीं थे, तब रिसर्चेज स्टार्ट हुई थी। तो हम अलग अलग चीज़ों को देखते थे और देखने के बाद जो रिसर्चर्स थे जो एक्चुअली में रिसर्च कर रहे थे उन्होंने कहा कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल, ये स्टैंड, ये वॉच, ये फैब्रिक, ये अलग अलग मटेरियल से बनी हैं। तो क्या दुनिया में सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट से बनी हुई हैं? दुनिया में तो मिलियंस ऑफ थिंग्स हैं, मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का जो कोर मटेरियल है वो क्या सबका अलग अलग है? नहीं। इस चीज़ को बाद में क्लैरिफाई किया गया कि ये मिलियंस ऑफ मटेरियल से मिलके नहीं बनी है, बल्कि जो 118 या 119 एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ही अलग अलग कॉम्पोजिशन में अलग अलग मटेरियल फॉर्म करते हैं। Those are 118 and 119 materials are those which you have studied in the periodic table. वो अलग अलग कॉम्पोजिशन में अलग अलग मटेरियल फॉर्म करते हैं। ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ मिल जाती है दैट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिल जाती है तो वो वाटर फॉर्म कर देती है और यही कॉम्पोजिशन चलता रहता है। तो हम चीज़ों को रिड्यूस करने में लगे हुए थे। रिड्यूस कैसे कर रहे थे हम चीज़ों को कि आपने 11th क्लास में रिडक्शनिज्म लॉ पढ़ा हुआ है, हालांकि वो इशारा किसी और चीज़ की तरफ करता है, लेकिन फिर भी हम हमेशा चीज़ों को रिड्यूस फॉर्म में ही पढ़ते हैं। तो मतलब क्या था इसका कि पहले हमें ये लगता था कि ये जितने भी मटेरियल्स हैं वो मिलियंस ऑफ चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, लेकिन फिर बाद में क्या क्लैरिफाई हो गया कि मिलियन नहीं, सिर्फ 118, 119 एलिमेंट्स हैं जिनके हेल्प से ये मिलके बने हुए हैं। देन चीज़ें और ज़्यादा रिड्यूस हुई, लोगों ने और ज़्यादा रिसर्च की और ज़्यादा रिसर्च के बाद पता चला कि ना तो मिलियंस ना 118 बल्कि सिर्फ 3 एलिमेंट्स या सिर्फ 3 चीज़ों से मिलके ये सारी की सारी चीज़ें बनी हैं। उन 3 चीज़ों का नंबर बढ़ जाता है और घट जाता है तो कंपोजिशन बदल जाती है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपोजिशन का नंबर बदल जाता है तो वही चीज़ कार्बन से ऑक्सीजन बन जाती है, वही चीज़ कुछ और बन जाती है, वही चीज़ फॉस्फोरस बन जाती है। तो ये कंपोजिशन जो बदलता है, ये कंपोजिशन किस लिए बदलता है? सिर्फ 3 चीज़ों से। तो ज़रा देखिए, पहले बात मिलियंस की होती थी, देन बात 118 एलिमेंट्स की होती थी, देन बात होने लगी 3 एलिमेंट्स की। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, अभी भी हम रिसर्च करेंगे। और रिसर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमने ये इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि 3 भी नहीं, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 2 फॉर्म में ही मिलती हैं। वो 2 फॉर्म कौन कौन सी हैं? Those 2 forms are, first is mass and second is energy। या तो वो मास की फॉर्म में मिलेगी या एनर्जी मीन्स वेव की फॉर्म में। तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके 2 ही नेचर, वो 2 ही नेचर में से एक अटेन करती हैं, या तो उनके पास मास होगा या उनके पास वेव मीन्स एनर्जी होगी। क्या क्लियर हो गई एक बात? अब ये जो मास और वेव है कैसे, आप देखिए ज़रा, सुबह आप उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप जब उठते हैं तो आप देखते हैं कि आप कोई भी काम कर लीजिए तो वो चीज़, जो भी चीज़ आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस टेबल, ये टेबल किसकी बनी हुई है? मास की बनी हुई है। लेकिन मैं सर्दियों में, खैर इसको नहीं, लेकिन किसी भी वुड जो कि मास की बनी हुई है अभी तक, उसको अगर मैं जलाऊं, उसको अगर बर्न करूं सर्दियों में तापने के लिए, तो मुझे उससे हीट मिलती है। अब हीट क्या है? हीट इज़ द एनर्जी, हीट इज़ द वेव। तो वो जो मास था वो एनर्जी में बदल गया। अब ये बदलने वाला किस्सा हम बाद में समझेंगे, लेकिन
मोटे मोटे तौर पे इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख लीजिए वो या तो मास की फॉर्म में है या वो एनर्जी की फॉर्म में है, तीसरी कोई फॉर्म नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा ठीक है, अगर सारी की सारी चीज़ें ये दो फॉर्म्स में ही हैं, मास और एनर्जी की फॉर्म में हैं, तो लाइट का कौन सा फॉर्म है? वो मास मीन्स पार्टिकल फॉर्म में है वो, या वेव फॉर्म में है? अगर मैं मास की बात कर रहा हूँ इसका मतलब वो पार्टिकल फॉर्म में है। कोई भी पार्टिकल, वो पार्टिकल तब कहलाता है जब उसके पास कुछ मास होता है, ठीक है। या वो वेव फॉर्म में होती है। वेव वो जिसके पास एनर्जी है, मास नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? तो ये जो लाइट है वो उसके पास कौन सा नेचर है, लाइट के पास नेचर कौन सा है, ये समझने से पहले हम जल्दी से डिस्टिंग्विश कर लें कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में फर्क क्या होता है। तो देखिए, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करूंगा दैट इज मास। वेव के पास कोई भी मास नहीं होता, लेकिन पार्टिकल के पास मास होता है, ठीक है। मैं अगर बात करूं एनर्जी की, दोनों के पास ही होती है एनर्जी, ठीक है। लेकिन वो किस तरह से एनर्जी होती है इसके पास एनर्जी होती है किसकी वजह से? मास एंड वेलोसिटी की वजह से। हाफ एम वी स्क्वायर, मास और वेलोसिटी की वजह से किसी भी पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाती है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। या हाइट की वजह से, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन किसी वेव के पास एनर्जी किस फॉर्म में होगी, किस वजह से होगी? किसी भी वेव के पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी ड्यू टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो वेव के पास कोई मास नहीं होगा, उसके पास एनर्जी मास की वजह से नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वजह से होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको सारी चीजें नहीं बता रहा, मोटे मोटे तौर पे, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि मास के पास क्या हो सकता है और वेव के पास क्या हो सकता है, ठीक है। पार्टिकल के पास क्या और वेव के पास क्या। चलिए, और इसके अलावा प्रोपेगेशन की अगर बात करूं, मतलब दोनों मूव जो कर सकते हैं, तो पार्टिकल जो है वो वैक्यूम में मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी वेव वैक्यूम में मूव नहीं कर सकती। मतलब जो दो वेव्स हम जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव्स, वो वैक्यूम में मूव नहीं कर सकती, ये वैक्यूम में मूव कर सकता है पार्टिकल। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, एक और चीज, उस एक और चीज को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए कि मास जो है वो किसी भी चीज, पार्टिकल के पास मास होता है, वेव के पास मास नहीं होता। एनर्जी दोनों के ही पास होती है, लेकिन इसके पास एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वजह से होती है, इसके पास मास और वेलोसिटी की वजह से होती है। प्रोपेगेशन ये वैक्यूम में नहीं कर सकती, ये वैक्यूम में कर सकती है। एक और चीज कि कोलिजन के बाद दोनों के साथ क्या होता है। अगर एक पार्टिकल कोलाइड हो रहा है और एक वेव कोलाइड हो रही है, तो दोनों में, कोलाइड का मतलब किसी चीज से, किसी वॉल से हिट कर रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क होगा। तो देखिए, पार्टिकल की एनर्जी हमेशा एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, इसकी एनर्जी वैसी ही रहेगी। क्या समझ में आ गई? ये फर्क है दोनों वेव और पार्टिकल में। अब समझते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है। तो जब हमने वेव और पार्टिकल के नेचर को कंफर्म कर लिया, तो उसके बाद सबसे पहली थ्योरी जो आई, और एनसीईआरटी में भी जो फर्स्ट थ्योरी दी हुई है, दैट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या नाम है उसका? दैट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है कि न्यूटन्स ने ये कंसीडर किया, उनकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। वो पार्टिकल्स कैसे हैं? दोज पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल मास, बहुत कम मास है उनका, नेग्लिजिबल मास,
ठीक है, मास बहुत कम है उन पार्टिकल्स का। अब तो पार्टिकल्स का मास बहुत कम है और ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, कॉर्पस्कल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो जिस भी जगह पे जाते हैं वहाँ हिट करते हैं तो वहाँ पे एक रोशनी बिखर जाती है, वहाँ पे उस जगह को एल्यूमिनेट कर देते हैं, इल्यूमिनेट कर देते हैं उस जगह को। ठीक है, समझ में आती है ये चीज़। तो न्यूटन्स की थ्योरी क्या थी कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स कैसे पार्टिकल्स हैं जिनका मास नेग्लिजिबल है, बहुत बिल्कुल मास है ही नहीं जिनका। अब अगर मास नेग्लिजिबल है तो जब वो कोलाइड करेंगे तो उस कंडीशन में एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस क्या होगा? एनर्जी लॉस जीरो। और अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो जो कोलिजन होगा दैट विल बी इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन होगा। तो उनकी जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि लाइट कॉर्पस्कल्स से बनी है जो कि बहुत नेग्लिजिबल मास पार्टिकल्स हैं, किसी भी जगह पे हिट करते हैं तो वो उस जगह को एल्यूमिनेट कर देते हैं। और क्या चीज़ है कि जो जब पार्टिकल्स में मास ही बहुत नहीं है तो उस कंडीशन में जब वो हिट करते हैं तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता और कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। जब भी किसी चीज़ में इलास्टिक कोलिजन होता है तो उस कंडीशन में वो चीज़ जिस एंगल से किसी भी सरफेस पे हिट करती है तो उसी एंगल से वो चीज़ वापस लौट जाती है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन को प्रूव कर देता है। रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी तो शो कर दी, दैट इज इट कैन डू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कर सकती है ये इस थ्योरी से वो रिफ्लेक्शन प्रूव कर सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा सेकेंड थ्योरी कि ये पार्टिकल्स इतने ज़्यादा टाइनी हैं, इतने ज़्यादा नेग्लिजिबल मास हैं कि ये किसी दूसरे पार्टिकल, किसी और बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, किसी और बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। और आपने ये पढ़ा है व्हेन लाइट ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है ये वाली थ्योरी रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर सकती है और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकती है, इन दोनों को प्रूव कर सकती है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक थ्योरी जो न्यूटन ने गलत बोली और उसी की वजह से ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो फेल हो गई। वो किस वजह से? दैट इज उन्होंने कहा कि जैसे हम बात करें साउंड की, उन्होंने साउंड के बेसिस पे एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि लाइट जो है या जो कॉर्पस्कल्स किसी मीडियम में जब एंटर करते हैं तो उस वो मीडियम अगर डेंसर होता है तो वहाँ इनकी स्पीड बढ़ जाती है। न्यूटन ने ये थ्योरी ली थी साउंड के बेसिस पे। साउंड हमेशा डेंसर मीडियम, मतलब स्टील में, अगर आपके पास एयर है और स्टील है और आप साउंड प्रोपेगेट करवा रहे हैं तो एयर में स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी साउंड की, लेकिन स्टील में स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्टील, इसका मतलब ये है, उन्होंने ये कहा कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी और यही बात बाद में आके गलत साबित हुई और इसी की वजह से न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गई। मतलब पार्टिकल थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। तो फेल कैसे हो गई? अकॉर्डिंग टू न्यूटन corpuscles travels faster in denser medium than that of रेयर मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम में वो फास्ट मूव करते हैं, विच प्रूव्ड रॉन्ग, जो कि रॉन्ग प्रूव हुई। क्या समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे पार्टिकल थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ न्यूटन फेल्ड, यहाँ फेल हो गई आके।
न्यूटन की कोई पहली ऐसी थ्योरी थी जो फेल हुई आके? न्यूटन का नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा ऊंचा था, उनकी थ्योरीज जो थी उन्होंने बहुत नए स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए थे। फिज़िक्स की दुनिया में एक बड़ा कमाल का रिवॉल्यूशन लेके आई थी उनकी थ्योरीज। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि उनकी थ्योरीज फेल हो गई। अब जब ये थ्योरी फेल हो गई तो इसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था हाइगन। तो हाइगन ने क्या बोला, दैट लाइट इज नॉट मेड अप ऑफ कार्पिस्कल्स। लाइट कार्पिस्कल्स से मिलके नहीं बनी है। भाई क्यों नहीं बनी है कार्पिस्कल्स से मिलके? उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई भी पार्टिकल हो, भले ही कोई भी पार्टिकल क्यों ना हो, उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल ही सही, लेकिन कुछ तो होगा ना, कुछ तो मास होगा। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं मान लीजिए उसका मास 0.001 नैनोग्राम हो उसका मास, लेकिन कुछ मास तो होगा ना उस पार्टिकल का। तो अगर किसी सोर्स से कोई लाइट का बल्ब है, उसमें से कार्पिस्कल्स बाहर निकल रहे हैं और उनसे रोशनी पैदा हो रही है, तो मान लीजिए वो 1 साल तक बल्ब लगातार चलता रहता है, तो उसमें से जो पार्टिकल्स बाहर निकले हैं उसकी वजह से जो मास है वो कम हो गया है ना, उस बल्ब की जो एनर्जी है वो कम हो गई है। इसका मतलब 1 साल के बाद उसका ग्लो इतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए था जैसा पहले हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि ये थ्योरी काम नहीं करती है। फिर ही गेव his own theory, that is Huygens wave theory, HUYGN, Huygens wave theory। उन्होंने कहा लाइट जो है वो कोई पार्टिकल नहीं है, लाइट इज ए वेव। उन्होंने कहा वेव है, और कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है लाइट। चलो ठीक है, हर इंसान की कुछ चीज़ें गलत होती हैं, ये भी हो सकता है गलत हो, लेकिन ये गलत है ये सही है हम ये बाद में देखेंगे। लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। जैसे ही उन्होंने बोला कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लोगों ने कहा लॉन्गिट्यूडिनल वेव अगर है लाइट, तो सवाल ये है कि वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, वो वैक्यूम में नहीं मूव कर सकती। वेव को चलने के लिए हमेशा किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव्स, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स। तो आप मेरी बात इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आपके और मेरे बीच में एक मीडियम है, दैट इज एयर। ठीक है, पानी में लहरें इसलिए बन पाती हैं क्योंकि वहाँ पानी है, इसका मतलब वहाँ मीडियम है। तो वेव बिना मीडियम के प्रोपेगेट, मतलब आगे नहीं प्रोपेगेट बढ़ सकती, तो उनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये है कि जब सनलाइट सन से अर्थ तक आती है तो बीच में बहुत सारा स्पेस ऐसा है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है सिर्फ। अगर वहाँ पे वैक्यूम है तो सवाल ये है कि लाइट वहाँ ट्रैवल कैसे करती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो हाइगन ने फिर बोला कि वहाँ पे एक सब्सटेंस है, वहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ल्यूमिनिफेरस है, मतलब चमकता हुआ है। ल्यूमिनिफेरस है मतलब चमकता हुआ है, और इस सब्सटेंस का नाम उन्होंने रखा क्या? ईथर, दैट इज ईथर। ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा क्योंकि यही मेन है कि पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा ल्यूमिनिफेरस सब्सटेंस है, दैट इज ईथर। अब वो ईथर जो है वो हर जगह है, बस वो हमें दिखाई नहीं देता। लोगों ने कहा कि ईथर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? उन्होंने कहा कि क्या आपको एयर दिखाई देती है? एयर को आप तब देख पाएंगे जब आप इस अर्थ से बाहर जाएंगे, मतलब स्पेस में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि अर्थ के चारों तरफ हवा का एक गोला बना हुआ है, दैट इज एयर। वैसे ही आप ईथर को ईथर में रहते हुए नहीं देख सकते, जब आप बाहर चले जाएंगे स्पेस के तो आप ईथर को देख पाएंगे। इस ईथर में होके लाइट वे ट्रेवल करती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फर्स्ट हो गया क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। सेकंड है क्या? ईथर प्रेजेंट होता है। और ये जो वेव थ्योरी है, उन्होंने कहा कि ये रिफ्रैक्शन और लाइट की और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, दैट इज इंटरफेरेंस,
एक और प्रॉपर्टी है दैट इज डिफ्रैक्शन, एक और प्रॉपर्टी है दैट इज पोलराइजेशन। इन सभी को सपोर्ट करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी आप नहीं पढ़ेंगे 12th क्लास में, इस बार हट गई है। ये सभी प्रॉपर्टीज को वेव थ्योरी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो उनकी बात ये समझ में आई, लेकिन कुछ साल बाद ये प्रूव हुआ। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था माइकलसन मोरले, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस को प्रूव्ड रॉन्ग। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं होता जो ये प्रूव कर सके कि ईथर प्रेजेंट है। बीटेक वगैरह करेंगे आप तो 8 पेज का डेरिवेशन आता है एक, और उसमें लास्ट में ये प्रूव किया जाता है दैट ईथर इज नॉट प्रेजेंट। तो ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया कि ईथर प्रेजेंट नहीं होता। एक और चीज़ उनकी गलत साबित हुई कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, और ये जो है ये बेंचमार्क साबित हुआ। उन्होंने ये साबित किया किसकी हेल्प से? मैक्सवेल की हेल्प से, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की हेल्प से, जिन्होंने बोला लाइट इज नॉट ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो मैक्सवेल ने हेल्प की किसकी? हाइगन की, और ये बोला, क्या बोला? लाइट इज ए electromagnetic wave which do not needs any medium to travel। ठीक है, चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। और नेचर कैसा है इसका? नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स नेचर है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब पार्टिकल्स का ऑसिलेशन वेव के डायरेक्शन में जब होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन पार्टिकल्स का ऑसिलेशन जो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। ठीक है, हालांकि कुछ गलतियां होने के बावजूद हाइगन्स की वेव थ्योरी सपोर्ट कर गई, और हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो लाइट का वेव नेचर पढ़ने वाले हैं। अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, तब आइंस्टीन की एंट्री हो जाएगी, आइंस्टीन भी कुछ बताएंगे। ठीक है, तो अब हम फिलहाल क्या देखेंगे? दैट लाइट इज हैविंग वेव नेचर। ठीक है, तो ये हाइगन की वेव थ्योरी थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट था। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि वेव थ्योरी कैसे सपोर्ट करती है, किस तरह से बनाई जाती है, क्या वेव फ्रंट होते हैं, वेवलेट्स क्या होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए, next is Huygens wave theory। ठीक है, अब आप कहेंगे ये भी वेव थ्योरी है, ये भी वेव थ्योरी है। ये सिर्फ एक आइडिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? ये है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हाइगन्स वेव थ्योरी होती क्या है, हाइगन्स वेव थ्योरी किस तरह से काम करती है वो देखिए। हाइगन ने क्या कहा कि लाइट जो है वो एक वेव है। अब अगर वो वेव है तो ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। तो जो मैक्सवेल थे उन्होंने क्या कहा? दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट सपोर्ट्स एंड विच डू नॉट नीड्स एनी मीडियम टू ट्रैवल। लेकिन हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी को किसी मैकेनिकल वेव की हेल्प से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, वेव कैसे ट्रैवल करती है। तो वेव के ट्रैवल करने का तरीका क्या है, और वेव कौन सी है? ट्रांसवर्स नेचर है उसका। अगर ट्रांसवर्स नेचर है तो वाटर वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा किस तरह से वेव ट्रैवल करती है? उन्होंने कहा कि किसी भी मीडियम में, फॉर एग्जांपल वाटर में जाके जब हम एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो डिस्टर्बेंस के क्रिएट होने की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स में को कुछ एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल्स वहाँ ऑसिलेट करने लग जाते हैं।
जब आपने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया वाटर में तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई और वो ऑसिलेट करने लगे। ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल्स अपनी एनर्जी आगे वाले एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं और वो भी इस तरह से ऑसिलेट करने लग जाता है। ये पार्टिकल अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हैं और ये भी ऐसे ऑसिलेट करता रहता है। तो पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट करते जा रहे हैं और वेव इस तरह से ट्रेवल करती जा रही है। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। तो हाइगन्स वेव थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है उसकी वजह से पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल्स अपनी एनर्जी एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं जिसकी वजह से वेव ट्रेवल करने लग जाती है। क्या समझ में आ गई बात? सो दिस इज द वेव थ्योरी ऑफ द हाइगन। क्या है? डिस्टरबेंस created in particles will start oscillation in particles. These oscillating particles transfers energy to adjacent particle and wave starts propagating. So this is the Huygens wave theory. Now next एक और चीज that is wave front. अब ये टॉपिक समझना बड़ा ज़रूरी है कि वेव फ्रंट होता क्या है। वेव फ्रंट समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए कैसे कि कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। जब आपने इस पॉइंट पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, तो आपने जब डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो यहाँ से पार्टिकल्स का ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा और ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करने लग जाएंगे। ठीक है। तो देखिए अब ये जो ऑसिलेशन है वो आगे पहुँचेगा। तो अगर हम यहाँ से एक डिस्टेंस r डिस्टेंस पे यहाँ देखें तो ये जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा होगा। तो ऑसिलेट करते हुए दो पोजीशन है, वो कौन सी पोजीशन है? ऑसिलेट करके ये एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा, वापस से मीन पोजीशन आएगा और वापस से ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा। ठीक है। वापस से अगला पार्टिकल मीन पोजीशन, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम अगेन। तो ये जो पार्टिकल था वो कहाँ था? ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे था। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी सेम जो डिस्टेंस आपने यहाँ लिया है, इस यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहाँ भी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यहाँ भी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अगर इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो हमें एक वेव फ्रंट मिल जाता है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं? सेम फेज में हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। What I am talking about, the wave front is locus of all points. Locus मतलब हमने सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया है। Locus of all points which are in the same phase is called wave front. ठीक है। ऐसा अब ये तो हो गए सारे के सारे पार्टिकल्स जो ऊपर हैं, लेकिन इसके आगे अगर हम देखें तो नीचे भी होंगे पार्टिकल्स। ठीक है। तो अब अगर इसके आगे बात किया जाए तो यहाँ पार्टिकल्स नीचे होंगे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो अगेन एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। दिस वेव फ्रंट जो ब्लू से बनाया है इसको हम बोलेंगे क्या? ट्रफ है। और ये जो वेव फ्रंट नीचे बनाया है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। और वेव जो ट्रेवल करेगी, वेव ट्रेवल करेगी इस तरह से, ये उठा, ये नीचे गया, फिर उठा, फिर नीचे गया, और ये वेव इस तरह से ट्रेवल करेगी। वेव आगे ट्रेवल करेगी और वेव फ्रंट्स इस तरह से बनते चले जाएंगे। क्या समझ में आ गई बात? तो देखिए मैं इसको लिख देता हूं, वेव फ्रंट का लोकस ऑफ ऑल
the points in phase is known as wavefront। उसको हम क्या बोलते हैं? वेवफ्रंट। ठीक है, अब वेवफ्रंट की स्पेशलिटी क्या होती है? स्पेशलिटी ऑफ वेवफ्रंट। वेवफ्रंट की स्पेशलिटी क्या है? देखिए, फर्स्ट स्पेशलिटी कि वेवफ्रंट हमेशा वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और वेवफ्रंट जो है वो इस तरह से बन रहे हैं। वेवफ्रंट क्रिएट होते हैं ऐसे और वेव ट्रेवल करती है ऐसे। मींस वेवफ्रंट और वेव के बीच में एंगल कितना है? दैट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। उन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, सो वेवफ्रंट विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। सेकेंड चीज, एक और चीज है, क्योंकि हमने लाइट को वेव माना हुआ है, ठीक है, तो अगर हमने वेव माना है तो उस लाइट की जो स्पीड होगी दैट इज c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हमने देखा था ये। तो लाइट जब किसी मीडियम में एंटर होती है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, उसकी वजह से उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, या हम कह लें उसकी स्पीड कम हो जाती है जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। तो लाइट जब भी डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी जब भी लाइट वेव मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब अगर लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो वेव फ्रंट्स पास पास बनेंगे, और लाइट किसी वेव मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो ये वेव फ्रंट्स दूर दूर बनेंगे। अब अगर हवा में ट्रेवल कर रही है तो हवा में तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो वेव फ्रंट्स भी दूर दूर बनेंगे, ठीक है। लाइट अगर ग्लास में एंटर कर रही है तो वहाँ पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो वहाँ पे वेव फ्रंट्स पास पास बनेंगे। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वेव फ्रंट्स will be closer in denser medium but farther in rarer medium। क्या समझ में आ गई बात? सो दिस इज स्पेशलिटी ऑफ वेव फ्रंट्स। एक और छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करके इस लेक्चर को हम ओवर करते हैं, उसके बाद कल हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय वेव फ्रंट्स या रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अभी तक जो आपने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा है उसका आपने ये देखा है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन क्यों होता है वो नहीं देखा है, तो आज देखेंगे वो हम, मतलब आज मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट इज एक और टॉपिक है दैट इज वेवलेट्स। वेवलेट्स क्या होते हैं? तो इसके बेसिस पे हम समझते हैं कि ये कोई पॉइंट है जहां पे हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, डिस्टरबेंस की वजह से यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फेज में थे, ये डिस्टरबेंस की वजह से पार्टिकल्स सेम फेज में थे और यहाँ पार्टिकल्स सेम फेज में थे। तो ये जो पार्टिकल्स सेम फेज में थे इन सभी को अगर हमने जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा क्या? दिस इज वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये जो वेव फ्रंट बन गया है यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे ये पार्टिकल्स भी ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करके ये पार्टिकल्स भी छोटी छोटी वेव्स बनाएंगे। ये सारे के सारे पार्टिकल्स छोटी छोटी वेव्स बनाएंगे और छोटी छोटी वेव्स ये पार्टिकल्स जो बनाएंगे इनको हम बोलते हैं क्या? वेवलेट्स। मतलब कि जो वेव फ्रंट बना है उस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स अपनी छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल वेव्स बनाते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं उन वेव्स को। ठीक है, तो जो वेव फ्रंट बना है
उस पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव करते हैं, और ये न्यू सोर्स ऑफ वेव्स जो हैं एनर्जी जो है वो वेवलेट्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, चलिए क्या समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट से जोड़ें तो वो कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता था कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ पे ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स ने क्या बना दिया, वेव फ्रंट, और ये जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात क्लियर हुई? ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सेम यहाँ पे क्या हुआ कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल की वजह से वेव फ्रंट और वेव फ्रंट की वजह से सेकेंडरी वेवलेट्स बन गई। ठीक है, तो वेवलेट्स क्या होती हैं, these are the points on wavefront which behaves as new source of energy। एनर्जी में एक नए सोर्स की तरह, एक नए सोर्स की तरह ये बिहेव करते हैं, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है इसके बाद, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि इन सारे वेवलेट्स का अगर एक कॉमन टेंजेंट ले लिया जाए, कॉमन टेंजेंट ले लिया जाए सारे वेवलेट्स का, तो हमें अगेन एक नया वेव फ्रंट मिल जाता है। दिस इज आवर न्यू वेव फ्रंट। क्या समझ में आ गई बात? एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उसकी वजह से पार्टिकल्स ऑसिलेट हुए, उसकी वजह से वेव फ्रंट बना। वेव फ्रंट पे जो सारे पॉइंट्स होंगे वो नई सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, उन्होंने वेवलेट्स बनाई, और वेवलेट्स का जब आप कॉमन टेंजेंट ले लेंगे सो इट विल बी एज बिहेव एज न्यू वेव फ्रंट। क्या समझ में आ गई बात? तो मैं लिख देता हूं, द कॉमन टेंजेंट ऑफ all the secondary wavelets will behave as, will form new wavefront। तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, और आज जो हमने पढ़ा है उसको मैं समराइज करूं कि हमें कल क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो वो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेव के डायरेक्शन के। दूसरा, वेव फ्रंट विल बी क्लोजर इन डेंसर मीडियम बट फारर इन वेव मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वेव फ्रंट पे वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे, और वेवलेट्स का जब आप कॉमन टेंजेंट ले लेंगे तो एक नया वेव फ्रंट बनेगा। तो सुनिए, मैं इसको समराइज क्लियरली वापस से कर देता हूँ। वेव फ्रंट परपेंडिकुलर बनेगा वेव के डायरेक्शन के। वेव फ्रंट हमेशा पास होंगे डेंसर मीडियम में, दूर होंगे वेव मीडियम में। तीसरा, वेव फ्रंट पे हर पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट बनाएगा, और सेकेंडरी वेवलेट का अगर कॉमन टेंजेंट ले लेंगे तो वो क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म व्हाट, दैट विल फॉर्म ए न्यू वेव फ्रंट। क्या बात समझ में आ गई? कल हम अपना लेक्चर इसी बात से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।